हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद एवरग्रीन। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रमिला नाम की लड़की जो उस समय बीए फाइनल कर रही थी और साथ ही कोचिंग भी करती थी, वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। उसके घर वाले भी उसे सपोर्ट करते थे। कुछ समय बाद एक नया विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ने आया। वह बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। वह लड़का कभी कॉमेडी करके या फिर कोचिंग में मनोरंजन करके छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यह सब प्रमिला को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि क्लास से पहले मनोरंजन हो जाता था। जब वह लड़का कोचिंग के बाहर मिलता था, तब प्रमिला की नज़र उसकी नज़रों से मिल जाती थी। वह लड़का थोड़ा मुस्कुरा देता था, लेकिन प्रमिला उसे दोस्त ही मानती थी। नज़र से नज़र मिलने का सिलसिला अधिकतर चलने लगा। प्रमिला को ये लड़का धीरे धीरे पसंद आने लगा। उस लड़के का नाम राजा था। राजा की छोटी जीन्स, जो टखने के ऊपर तथा फटी हुई स्टाइल की जीन्स, आंखों पर रंगीन चश्मा प्रमिला को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे वे दोनों कोचिंग के बाहर भी मिलने लगे। वैलेंटाइन डे के दिन राजा प्रमिला के अकेले होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रमिला अकेले घर की तरफ जा रही थी, राजा ने एक गुलाब का फूल देकर उसको प्रपोज किया। राजा को डर था कि वे नाराज ना हो जाए, लेकिन प्रमिला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वे कोचिंग में आंखों ही आंखों बात करते थे। एक दिन शिक्षक ने राजा की पढ़ाई की तैयारी के बारे में पूछा, तो राजा को कुछ भी नहीं मालूम था कि कोचिंग में क्या पढ़ाया गया और क्या पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक ने उसे यह कहकर बाहर निकाल दिया कि अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। शिक्षक को यह भी डर था कि इसकी वजह से और छात्र भी बिगड़ सकते हैं। प्रमिला को बहुत बुरा लगा। अब राजा कोचिंग से बाहर निकलकर चाय की दुकान पर बैठा था। प्रमिला ने उसको देखकर रो दिया। राजा ने उससे बोला, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं रोज इसी दुकान पर मिलूंगा। प्रमिला को तसल्ली देकर वह चला गया। कुछ दिन तक वैसे ही मिलते रहे तथा एक दिन वह दोनों बारिश में भीगते हुए जा रहे थे, तो एक अंकल जो गुंडा प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वे दोनों को घूर के देखने लगे। राजा ने पूछा, अंकल आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अंकल ने बोला, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, और रही देखने की बात, मैं तो तुम दोनों को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये बोलकर मुस्कुराने लगे। दोनों को बहुत अटपटा सा लगा। दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले गए। जब अगले 2 दिन राजा चाय की दुकान पर नहीं आया, तो वह विचलित होने लगी और उसका फ़ोन भी बंद था। वह उन 2 दिन तक घबराने लगी, लेकिन तीसरे दिन जब राजा उसी चाय की दुकान पर दिखा, तो प्रमिला उसके पास आई और उसके गाल पर एक तमाचा मारा और बोली कि 2 दिन कहाँ थे? राजा अपने एक गाल को सहलाते हुए बोला, पगली, मुझे थप्पड़ मारने से पहले कुछ बोलने तो देती। उस दिन बारिश की वजह से मैं बीमार पड़ गया था और फ़ोन में भी पानी चला गया था। यह सुनकर प्रमिला गले लगकर रोने लगी और बोली, मुझे डर लग जाता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वह गुंडे अंकल जो वहाँ पास ही जॉब करते थे, उन्हें देख रहे थे। प्रमिला को वह अंकल बहुत बुरे लग रहे थे जब वे उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। प्रमिला गुस्से में गई और उन अंकल से बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बस यह कहकर चली गई। अंकल ने आवाज़ लगाई कि अरे मेरी प्रॉब्लम तो सुनते जाओ। राजा को गुस्सा आने लगा। प्रमिला ने जैसे तैसे राजा को रोका और बोला, जाने दो, ठरकी बुड्ढा है। कुछ दिनों बाद राजा का उस चाय की दुकान पर आना बंद हो गया और 10 दिन बीत गए। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। अब वह वहीं चाय की दुकान के पास मायूस होकर बैठ गई। वह अंकल उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि लगता है तुम्हारा उससे पीछा छूट गया। प्रमिला को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी जूती निकाली और अंकल की तरफ बढ़ी। अंकल ने घबराकर चाय छोड़ दी और बोला, अरे ये क्या कर रही हो? तुम जिसे ढूंढ रही हो वे कहाँ है? मुझे पता है, मैंने उसे आज 5 किलोमीटर दूर
एक शॉपिंग मॉल के पास देखा है, कृपया जूती नीचे रखो। प्रमीला उस अंकल की पूरी बात सुने बिना हर बार की तरह चली गई। प्रमीला ने 5 किलोमीटर दूर वह मॉल ढूंढ लिया और राजा को भी देख लिया। प्रमीला उसके गले मिलकर रोने लगी और बोली कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं कितना घबरा गई थी। राजा उसे वहाँ से कहीं और ले गया और प्रमीला को बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, वे लव मैरिज के खिलाफ हैं। यह सुनकर प्रमीला जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे गले लगाकर बोला, रो मत, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। प्रमीला ने अब अपने और राजा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया। ये सुनकर उसके घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा और बहुत कुछ उसके पिता द्वारा प्रमीला को सुनने को मिला। प्रमीला के पिता ने साफ इनकार कर दिया और उसके बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए। प्रमीला पूरी तरह अपने माँ बाप के खिलाफ हो गई और उनसे बोली कि तुमने मुझे पैदा करते ही मार क्यों नहीं दिया, तुम दोनों मेरे माँ बाप होने के नाम पर अभिशाप हो। प्रमीला के ऊपर बस राजा के नाम का भूत सवार था। प्रमीला के पिता की हालत बिगड़ने लगी। प्रमीला की मां ने दूसरों की सहायता से अपने पति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रमीला को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका प्यार परवान चढ़ रहा था। अस्पताल में प्रमीला के पिता को दिल का दौरा पड़ चुका था। यह बात प्रमीला को मालूम पड़ी, लेकिन उसने इसका गलत फ़ायदा उठाया। उसने अपना फ़ोन निकाला जो उसकी मां छुपा कर गई थी। उससे राजा को फ़ोन किया और बोला कि मौका अच्छा है, पापा अस्पताल में हैं और माँ भी, हम दोनों कहीं जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। राजा बोला, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया एक दिन में मुश्किल है, क्यों ना हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। प्रमीला राजी हो गई और अपना सामान बांधने लगी। अंकल की नज़र अब भी प्रमीला पर थी तथा उसके पीछे पीछे जाने लगे। राजा ने उसे ऑटो में बिठाया और अपने संग ले गया। वे दोनों थोड़ी दूर पर उतर गए और राजा ने उसे सामने खड़े ट्रक में बैठने को कहा। ट्रक बंद बॉडी का था। राजा के दोस्त ने ट्रक का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और उसे बैठा दिया और जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। प्रमीला ने अंदर देखा कि 7 लड़कियां पहले से ही अंदर है। प्रमीला ने उन लड़कियों से पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ जा रही हो। उनमें से एक लड़की ने प्रमीला को राजा के साथ देख लिया था और प्रमीला से बोली, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मेरे बॉयफ्रेंड और होने वाले पति के साथ कैसे आई हो। प्रमीला ये सब सुनकर चौंक गई। इसका होने वाला पति राजा कैसे हो सकता है। उस लड़की ने बताया कि पहले राजा और हम फ़ोन पर बात किया करते थे और 10 दिनों से हम एक शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं। उसने मुझसे आज शादी का वादा किया है। यह सुनकर प्रमीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि बीच में 10 दिन तक ये गायब था। उसी बीच इस लड़की से इश्क लड़ा रहा था। उस लड़की ने प्रमीला से उसका पता पूछा तो वह नहीं बता पाई और बाकी लड़कियां बोल पड़ी कि हम जिस लड़के से शादी करने जा रहे हैं उसका पता जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। यह सुनकर प्रमीला और भी दंग रह गई और उनमें से एक लड़की बोली कि उसके दोस्त ने उसे राजा अहमद कहकर बुलाया था। यह सुनकर सब लड़कियों का दिमाग फट सा गया। अब उन लड़कियों को समझ में आ गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने जा रहा है। लड़कियां जोर जोर से ट्रक खटखटाने लगी, लेकिन क्या करती। वह जगह इतनी सुनसान थी कि वहां उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। इन सभी लड़कियों का इश्क अंधा था। यह सिर्फ उसके ठाठ बात, ऊंची जीन्स, रंगीन चश्मा व हंसी मजाक पर ही मर मिटी थी। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन है। उसका पूरा नाम, पता, ठिकाना, घर परिवार कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। बस अपना अपना दिल दे बैठी और कमाल की बात है कि शादी भी करने चली। प्रमीला की तो बात ही अलग थी। वह पढ़ी लिखी थी और उसने अपने पिता, जिसने उसको अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पाला, उसको इतनी बुरी हालत में छोड़कर चली आई। अब प्रमीला सिर पटक पटक कर रोने लगी। उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। अब ट्रक चल चुका था। सभी लड़कियां का रो रो कर बुरा हाल था। क्या पता बाकी की लड़कियों की कहानी प्रमीला जैसी हो, जो फटी हुई जीन्स और रंगीन चश्मे पर मर मिटी थी। कुछ ही दूरी पर ट्रक के ब्रेक लगने की जोरदार आवाज़ आई और शोर शराबा होने लगा। 2 बार गोली चलने की भी आवाज़ आई। वे सभी घबरा गई। थोड़ी देर बाद ताला तोड़ने की आवाज़ आई। देखा तो उस गुंडे अंकल ने दरवाज़ा खोला। वह पुलिस वालों के साथ आए थे। प्रमीला की हैरानी और भी बढ़ गई। प्रमीला सोच रही थी कि
ये अंकल गुंडे हैं या हीरो। अंकल समझ गए कि ये क्या सोच रही है। उन्होंने बोला, बेटा तुम जो सोच रही हो मैं समझ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी लाइफ में हीरो होता है वह विलेन निकलता है। और तुम तो मुझे शुरू से ही गुंडा समझती हो, क्या पता मैं सच में एक गुंडे की तरह ही हूँ। ये कहकर मुस्कुराने लगे और सभी लड़कियों को बाहर निकालने को कहा। प्रमीला की नज़र में वह अंकल जो गुंडे लगते थे हीरो बन चुके थे। अंकल ने प्रमीला से बोला कि बेटा तुम मेरी बात कभी पूरी सुनती ही नहीं थी। मैं तुम्हें पहले ही आगाज़ करना चाहता था। एक बार तो तुमने अपनी जूती निकाल ली थी, जिसे देखकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। प्रमीला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अंकल ने प्रमीला से बोला, तुम मुझे गलत समझ रही थी, लेकिन मैं तो तुम्हें बेटी की नज़र से देखता था। मुझे इस लड़के पर काफ़ी दिनों से शक था, क्योंकि ये लड़का मेरे घर के पास, जो कि तुम्हारी कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर रहता था और काफ़ी मकान बदलता रहता था, और इसका कोई परिवार नहीं है। ये इतनी दूर कोचिंग में पढ़ने क्यों आता है? वहाँ पास में तो काफ़ी कोचिंग है। और फिर एक मकान मालिक से मालूम हुआ कि इसका नाम राजा अहमद है, और सबसे बड़ी बात यह 8वीं भी पास नहीं है और यहाँ बड़ी कोचिंग कर रहा है जिसमें हाई एजुकेशन होती है। मैंने अपने दोस्त जो पुलिस में है उसे बताया। उसने बोला कि ये लव जिहाद भी हो सकता है, इस पर नज़र रखो। लेकिन ये तो सीधे लड़कियां ही बेचने चल पड़ा। मैं इसलिए तुम दोनों की तरफ देखता था, तुम्हें गलत लगता था। जब तुम अपने सामान के साथ आ रही थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। उसने बताया कि इस लड़के की हमें काफ़ी दिनों से तलाश थी। इसका असली नाम अहमद कुरैशी है, जो पाकिस्तान से गलत तरीके से आया है। इसकी असली फ़ोटो पर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी जो अब क्लीन है। अब प्रमीला को लग रहा था कि उसने क्या कर दिया, सिर्फ एक आकर्षण के लिए जो उसमें था। क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि कभी भी पूरा नाम और पता भी जानने की कोशिश नहीं की? और मेरे माँ बाप बस इतना सोचकर अपने पिता की याद करके वहाँ से दौड़ लगाना चालू किया, लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया कि आप ऐसे नहीं जा सकती। पहले पुलिस स्टेशन, फिर और कहीं। प्रमीला ने अंकल को बताया अपने पिता की हालत के बारे में। उस अंकल ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि इसके पिता की जान खतरे में है, थोड़ी देर के लिए इसे मिलवा लाओ। पुलिस राजी हो गई। वह अस्पताल में अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। वह एक माँ थी, इसलिए उसने उसको माफ़ कर दिया और बोली कि बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन बस तू अपने पिता के लिए दुआ कर। उनकी आज सर्जरी है। दोस्तों, खासकर कि लड़कियों, जीवन में कभी भी प्यार में अंधे होकर ऐसे कदम नहीं उठाना जिससे अपने माँ बाप की भावना को ठेस पहुँचे। और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी बनिए, नहीं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आजकल की लड़कियां जो समझदार नहीं होती, बस लड़कों के ठाट बाट और चश्मा, छोटी जीन्स जो कि आजकल चल रही हैं, जैसे फटी हुई जीन्स को देखकर आकर्षित होती है, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पढ़िए लिखिए और अपने जीवन साथी का समझदारी से चुनाव करिए, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म भी ना देखें, अच्छे और बुरे की पहचान करें, सही जीवन साथी चुनें। दोस्तों, इश्क एक बीमारी है, किसी ने सही कहा है, लेकिन समझदार लोगों के लिए इश्क सिर्फ इश्क ही रहता है। इसको बीमारी ना बनाएं, इसकी वजह से अपनों को ना भूलें। और इश्क अगर बीमारी बन गई तो अपने तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।